नमस्ते जी। 112वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। हम चतुर्थ समुल्लास में विवाह प्रकरण को देख रहे हैं। गृहस्थाश्रम विषय को लेकर के व्याख्यान इसमें है। तो विवाह में लड़का लड़की की इच्छा सर्वोपरि है। वैदिक साहित्य में इस विषय में निश्चित आदेश मिलता है कि कियतीयोषा मर्यतो वधुयोः परिप्रीता पन्यसा वार्येण भद्रा वधूर्भवति यत्सुपेशाः स्वयं सा मित्रं वनुते जने चेत्। इसके अर्थ में वधू की इच्छा करने वाले किस पुरुष की स्त्री प्रेम करने वाली होगी, इस प्रश्न को स्वयं उठाकर ऋग्वेद में उत्तर दिया गया है। सुपेशाह, सुंदर रूप वाली वह वधू अच्छी है जो जनेचित, अनेक जनों में से मित्रम स्वयं वनुते, अपने मित्र को स्वयं चुनती है। सप्तपदी के अंतिम वाक्य में पति को सखा कहा गया है जो मित्र का पर्यायवाची है। इस मंत्र में स्त्री को अपने लिए स्वयं पति चुनने का अधिकार दिया गया। वर्तमान में प्रगतिशील समझे जाने वाले समाज में भी चुनने का अधिकार लड़के को ही प्राप्त है। राह चलते कहीं कहीं लड़की से भी सहमति ले ली जाती है, परंतु प्राचीन वैदिक आदर्श के अनुसार चुनने का अधिकार लड़की को प्राप्त होता था। सहमति लड़के की भी होती थी, तभी तो लड़की के घर बहुत से विवाहेच्छु जाते थे और लड़की उनमें से किसी एक के गले में वरमाला डाल देती थी। उसी परंपरा के अनुरूप सीता, दमयंती, द्रौपदी आदि के स्वयंवर में दूर दूर से राजकुमार अपना भाग्य आजमाने आए थे। आजकल वर का वधू के घर जाना, वधू के घर चलकर जाना और वधू के घर पर ही विवाह संस्कार होना उसी स्वयंवर का आधुनिक संस्करण है। परंतु आजकल के स्वयंवर में लड़के का हाथ ऊपर रहता है, अर्थात लड़का चुनता है, लड़की नहीं। माता पिता जिसके साथ चाहते हैं लड़की को बांध देते हैं। चुनाव का अधिकार वेद ने लड़के को न देकर लड़की को इसलिए दिया है कि गृहस्थाश्रम की कीली स्त्री है। गृहिणी गृहम उच्यते कहा गया है। उसी के इर्द गिर्द सारा घर परिवार घूमता है। संतान उत्पत्ति का कष्ट उसी को झेलना पड़ता है। अपनी स्वतंत्र सत्ता को पति में खोकर उसे सदा के लिए पति के खूंटे से बंध कर रहना पड़ता है। जब उस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो अपने भागीदार को चुनने का अधिकार भी उसी का बनता है। स्वयंवर में जो युवक आते हैं उन्हें लड़की पसंद है, इसमें तो उनका वहां आना ही प्रमाण है। यदि ऐसा न होता तो वो आते ही नहीं। इसलिए ठीक ठीक चुनाव की जिम्मेदारी वधू पर आ जाती है। उद्धृत मंत्र में मित्रम स्वयं वनुते कहा गया है। स्त्री अपने मित्र यानी पति को स्वयं चुनती है, ऐसा मित्र जो जीवन भर उसके सुख दुख का साथी होगा। विवाह संस्कार सप्तपदी की क्रिया के साथ संपन्न होता है। उस समय सखे सप्तपदी भव यह पढ़ा जाता है। इस प्रकार विवाह संस्कार विधि का पर्यवसान मैत्री भाव में है। ऐसा मैत्री भाव जिसकी पहचान है दो का एक हो जाना। इसलिए विवाह संस्कार के अंत में पति पत्नी दोनों कहते हैं यदे तद हृदयम तव तदस्तु हृदयम मम, यदि तत् हृदयम मम तदस्तु हृदयम तव, क्योंकि यह जीवन भर का साथ है। इसलिए चुनाव के समय पूरी सावधानी बरतना आवश्यक है। अतएव ग्रंथकार ने संस्कार विधि में निर्देश किया है, जब विवाह करने का निश्चय हो चुके तब कन्या चतुर पुरुषों से वर की और वर चतुर पुरुषों से कन्या की परीक्षा परोक्ष से परीक्षा करावें। पश्चात उत्तम विद्वान पुरुषों की सभा करके दोनों परस्पर संवाद करें। अब आते हैं प्रेम विवाह पर। लड़के लड़की को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार अवश्य है, किंतु इस अधिकार का प्रयोग माता पिता के मार्गदर्शन में होना हितकर है। एक युवक एक सांवली सलोनी षोडशी को देखकर उस पर मोहित हो जाता है। उससे पहले
उनका परस्पर कोई परिचय नहीं है, परंतु निगाह मिलते ही उसके पीछे पागल हो जाता है। यही स्थिति लड़की की हो जाती है। दोनों समझते हैं कि वे एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। ऐसे युवक युवती माता पिता की बिल्कुल परवाह नहीं करते। परिवार की, एक दूसरे की स्थिति की, किसी भी बात की परवाह न करके समस्त बंधनों को तोड़कर चट मंगनी पट ब्याह कर बैठते हैं। प्रेम विवाह का आधारभूत तत्व है प्रथम दृष्टि, लव एट फर्स्ट साइट। और प्रेम किसी भी प्रकार का बंधन नहीं मानता, परंतु विवाह के कुछ समय बाद प्रेम का ज्वार उतरने लगता है। जैसे पहले वे समझते थे कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, वैसे ही अब कुछ दिन एक साथ रहकर वे समझने लगते हैं कि वे एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। विवाह से पूर्व जितना एक दूसरे के प्रति आकर्षण था, उतनी ही घृणा हो जाती है। पाश्चात्य दर्शन है लव बिफोर मैरिज, विवाह से पहले प्रेम, और भारतीय दर्शन है मैरिज बिफोर लव, पहले प्रेम से पहले विवाह। प्रेम विवाह की जन्मभूमि है नाटक, सिनेमा, उपन्यास आदि। विवाह से पहले प्रेम की स्थिति में युवक युवती एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और प्रेम करने लगते हैं। यह प्रेम जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो वे विवाह कर लेते हैं। प्रकृति के नियमानुसार जल जितना ऊंचा चढ़ता है उतने ही जोर से नीचे गिरता है। चरम सीमा पर पहुंचा प्रेम धीरे धीरे घटने लगता है और अंततः घृणा के रूप में बदल जाता है। प्रेम से पहले विवाह की स्थिति में विवाह के बाद प्रेम शुरू होता है और निरंतर बढ़ता चला जाता है। भावना का यह जीवन एक नशे का जीवन है। नशा चढ़ता है तो उतरता भी है। प्रेम का नशा जब उतर जाता है तब उसके नशे में बंधे हुए सपने भी टूट जाते हैं। परिणाम होता है तलाक या विवाह विच्छेद। दाम्पत्य प्रेम में एक साथ रहने से प्रेम धीरे धीरे बढ़ता है, उसमें विवाह विच्छेद की संभावना कम होती है। लड़के लड़की को एक दूसरे को चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। एतदर्थ उन्हें एक दूसरे के संपर्क में आकर एक दूसरे को जानने समझने का अवसर मिलना चाहिए, परंतु यह सब माता पिता की देखरेख में होना उचित है। विवाह में शारीरिक आकर्षण से उत्पन्न प्रेम को एकमात्र आधार मानकर माता पिता के अनुभव और समाज की हर बात की अवहेलना करके विवाह करने की प्रवृत्ति पारिवारिक एवं सामाजिक संतुलन की दृष्टि से अच्छी नहीं है। अब आते हैं स्त्री की स्थिति। वैदिक परंपरा में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा जाता है। यूरोप में उस उत्तमार्ध को बेटर हाफ कहते हैं, परंतु उत्तमार्ध होते हुए भी उसकी स्थिति वैदिक अर्धांगिनी से अच्छी नहीं है। यूरोप में कन्या के विवाह की पूरी विधि पिता द्वारा संपन्न की जाती है। वह न तो कन्या का चाचा इस कार्य को कराने में अधिकृत है, परंतु वैदिक विवाह की विधि तब तक पूर्ण नहीं समझी जाती जब तक कन्या के पिता के साथ उसकी माता भी यज्ञ वेदी पर बैठकर उसमें भागीदार नहीं होती। वस्तुतः वैदिक मर्यादा का कोई कृत्य तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक यजमान और यजमान पत्नी दोनों भाग न लें। परिवार में पत्नी की ऊंची स्थिति के परिचायक अथर्ववेद के मंत्र देखने योग्य हैं। यथा सिंधुर नदीनां साम्राज्यम सुवृषा एवा त्वं साम्राज्येधि पत्युरस्तं परेत्य सम्राज्योधि श्वशुरेषु सम्राज्युत देवृषु ननान्दुः सम्राज्येधि सम्राज्युत स्वश्वा। अथर्ववेद। जैसे समुद्र नदियों का राजा है, इसी प्रकार तू पति के घर में साम्राज्ञी अर्थात महारानी होकर के रह। तुझे तेरा ससुर घर की महारानी समझे और देवर तुझे महारानी समझे। तेरी ननदें तेरा शासन माने और तेरी सास तुझे घर की महारानी समझे। महानुभाव, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें इसमें आ रही हैं। अब आगे विषय आएगा वर्ण व्यवस्था का। जब तक किसी प्रकार ऋषि मुनि, राजा महाराजा, आर्य लोग ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़ के ही स्वयंवर विवाह करते थे, तब तक इस देश की सदा उन्नति होती आई। जब से यह ब्रह्मचर्य से विद्या का न पढ़ना, बाल्यावस्था में ही पराधीन अर्थात माता पिता के अधीन विवाह होने लगा, तब से क्रमशः आर्यावर्त देश की हानि होती चली आई। इससे इस दुष्ट काम को छोड़ के सज्जन लोग पूर्वोक्त प्रकार से स्वयंवर विवाह किया करें। सो विवाह वर्णानुक्रम से करें और वर्ण व्यवस्था भी गुण कर्म स्वभाव के अनुसार
होनी चाहिए। आज की इस बात को यहीं विराम देते हैं। आगे की बात कल के श्रव्य कर्णिका में करेंगे। ओम।